हेलो 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 विश वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन और जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बायोलॉजी वाला के अंदर। और आज हम लोग वापस से जुड़ चुके हैं अपने इस क्लास 11th के सीरीज़ को आगे लेके चलने के लिए। एनसीईआरटी बैच जो हमारी धुरंधर बैच चल रही है, ठीक है। तो कैसे हैं मेरे सारे धुरंधर? उम्मीद है देश के कोने कोने से जुड़ने वाले सभी धुरंधर बहुत तेज़ी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखो धुरंधरों, अभी क्या चल रहा है कि दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के अंदर ये जंतर मंतर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसका खामियाजा बहुत लोगों ने भुगता है। और चूंकि ये हो प्रोटेस्ट इसलिए रहा है क्योंकि जो पेपर लीक वगैरह हो रहा है, बच्चे आप लोग आगे चल करके 2 साल बाद नीट का पेपर दोगे। आप लोग अगर भी 11th में हो तो 2 साल बाद आप नीट का पेपर दोगे। तो उस समय कम से कम पेपर लीक वगैरह ना हो, ताकि आपको वापस से परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिसके लिए हम लोग क्या कहाँ पे गए थे, प्रोटेस्ट वगैरह के अंदर हम लोग गए, वहाँ पे शामिल हुए और लगातार अपनी एनर्जी को वहाँ पर शेयर किया गया लोगों के साथ में। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी हों, अपने पेरेंट्स को समझाएं कि ये पेपर लीक वगैरह का जो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव मामला है। क्योंकि जिन बच्चों के पेपर वगैरह ख़राब हुए हैं या जिन बच्चों ने अपनी जानें कुर्बान करी हैं इस सब चक्कर में, और वो काफ़ी निंदनीय है सरकार के लिए भी। खैर बहरहाल वो सब बातें छोड़िए। अगर मैं आज अपने चैप्टर की सीरीज़ की मैं बात करूँगा तो मैं आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग वापस से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या आपने पहला चैप्टर देखा, द लिविंग वर्ल्ड, जो कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर के वो 2 पार्ट में करके वीडियो है, आप पहले चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। फुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चैप्टर जो नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, चैप्टर की शुरुआत होती है उस कॉन्सेप्ट से कि भाई बायोलॉजिकल होता क्या है, क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा तरीका जो है कि किसी भी चैप्टर का नाम, अगर कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट होता है बेटा, तो हमको सबसे पहले हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए किस पर, कि उस चैप्टर के वर्ड जो भी हैं उसको हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझना है। अब जरा एक चीज ध्यान समझना कि अगर क्लासिफिकेशन क्या होता है अगर कोई नहीं पता है तो आप जाकर पिछला चैप्टर देखोगे, ठीक है। और बायोलॉजिकल मतलब जाहिर सी बात है हम लोग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह होगी हम उसकी बातें करेंगे। तो अब जरा से एक चीज़ बताओ कि अगर आपके स्कूल वगैरह के अंदर बहुत सारे, जाहिर सी बात है हम लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हों और वहाँ पर उनको सेक्शन वाइज या क्लास वाइज हम उसको ऑर्गेनाइज या क्लासीफाई नहीं करेंगे तो क्या समस्या आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम लोग वापस से इस चैनल के अंदर और इस चैनल के करंट तौर पर लगातार जुड़े रहेंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक गाइज, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और इस सब क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए अपने आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद है मेरे फ्यूचर डॉक्टर सभी बिल्कुल अपने एनसीईआरटी के साथ में हाईलाइटर वगैरह लेकर के बिल्कुल बैठ चुके होंगे और अपने हाईलाइटर वगैरह एनसीईआरटी को अपने पास में रखो बेटा, क्योंकि आप सभी फ्यूचर डॉक्टरों में आपको उसी रिस्पेक्ट के साथ में, उसी माइंडसेट के साथ में कि मैं एक फ्यूचर डॉक्टर को ट्रेन कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को भी उतने ही रिस्पेक्ट और उतना डेडिकेशन के साथ में, फुल डिसिप्लिन के साथ में इस लेक्चर को देखेंगे। ये नहीं कि आधा लेक्चर देख रहे हैं साथ में कुछ और भी काम कर रहे हैं, बेटा ऐसा मत करना, वरना कोई फायदा नहीं है। और खास करके इस वीडियो को 2x पे देखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी अगर आप 1x पे भी देखोगे तो आपको ये वीडियो 1.5x वाला ही फील देगी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने बहुत स्पीड से समझने की कोशिश करी तो मे भी आप थोड़ा बहुत लैग कर जाओ, समझ पा रहे हो। तो इसको 2x पे मत देखना, 1.5x पे भले देख लो, ठीक है। बहरहाल हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बच्चों अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस रहो, ठीक है। फालतू इधर उधर की बातें मत ध्यान देना। हम लोग आपके लिए संघर्ष जारी लगातार किए हुए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग बेटा क्लास 11 का 2nd चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो भाई चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होता है क्या कि भाई क्लासिफिकेशन चीज़ों को हम जब ग्रुपिंग करते हैं, जब सिमिलर काइंड का कोई भी हमें अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसका एक कैटेगरी बना देते हैं, समझ पा रहे हो। अगर सिमिलर रैंक पे कोई भी ग्रुप मिलता है तो उसको क्या करते हैं, एक कैटेगरी बना देंगे और उस कैटेगरी के वाइज हम उसको जो हायरार्की होती है, अगर उस हायरार्की में हम उसको अरेंज करें तो अल्टीमेटली हम क्या कहलाएंगे, कि वो हमारा एक पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन गया। तो चीज़ों को उनके ग्रुपिंग या उनके फीचर्स के बेसिस पर कैटेगराइज करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब हम लोग बात करें बायोलॉजिकल की। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी स्कूल के बच्चों को मैं क्या काम करूंगा, उनको मैं उनके फीचर्स के बेसिस पे, या तो उनके पास में उनका आइडेंटिटी कार्ड में क्या क्लास लिखा हुआ है, दूसरी चीज वो किस सेक्शन के या उन्होंने कौन सा स्ट्रीम पढ़ाई करने के लिए चूज किया हुआ है। जैसे आप लोग बेटा साइंस के स्टूडेंट हो तभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो बायो की, राइट। आर्ट्स के होते बच्चे तो हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिक्स सब पढ़ते, इकोनॉमिक्स वगैरह, और कॉमर्स वाले पढ़ते, तो हम उनको उनके फीचर्स के बेसिस पे क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। किस लिए किया गया, ताकि उनको आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सके, आसानी से हम
उनका एक दूसरे फील्ड के साथ में क्या रिलेशनशिप है इसको समझ सके, ताकि कहीं पर भी हमारा टाइम वेस्ट वगैरह ना हो, ताकि कुछ अगर नए बच्चे भी मिलेंगे तो हम उन नए बच्चे को रखने के लिए हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम उनको कहाँ पर किस क्लास के अंदर पुट करें या उनको कहाँ पर हम अरेंज करें, राइट। तो अब देखो बेटा यहाँ पर जो पूरा क्लास का हमारा प्रीव्यू है, प्रीव्यू क्या बोल रहा है कि इसके अंदर हमें कुछ कुछ किंगडम के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली किंगडम वर्ड कहाँ से आ गया, किंगडम कहाँ से आ गया, ये पहली बार आपको देखने को नहीं समझ में आ रहा होगा, किंगडम कहाँ से आ गया, किंगडम होता क्या है। तो किंगडम बेसिकली आपका एक बहुत बड़ा हायरार्की है, सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की कौन सी है, किंगडम। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बेटा पढ़ा हुआ था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर कि किंगडम, पाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसका मतलब क्या होगा, KP कॉफी जी, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो किंगडम है बेटा यही हमारा सबसे बड़ा टेक्सोनॉमिक हायरार्की है और इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर किंगडम के थ्रू स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्लांट किंगडम के बारे में, एनिमिलिया किंगडम के बारे में, राइट। उसी तरीके से कुछ कुछ हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले हैं जिनको कि हम प्लांट या एनिमल वाले कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते, तो उनको कहाँ पर रखना है, क्लासिफिकेशन करके, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम अगले कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में उसको आसानी से समझ पाएं और उनके फीचर्स को भी हम एनालाइज कर पाएं। तो इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने पूरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम ही रखा गया क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, हमें क्या काम करना है, हमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कुछ ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनका फीचर बिल्कुल अलग होगा, जैसे आप लोग जानते हो कि क्लास में एक आध दो छठे बदमाश या बहुत अलग तरह के तत्व तो जो स्टूडेंट के तौर पे पढ़ते रहते हैं, वो भी तो आपके साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक अलग श्रेणी बनाई जाती है जिनको कि लगातार आपने देखा होगा, सुना हुआ, रेस्ट्रिकेट किया जाता रहा होगा, ठीक है। तो देखो इनको लास्ट में इसीलिए रखा गया, ये खतरनाक लोग हैं। वायरस जैसे कोरोना वायरस आया था, पूरे देश दुनिया की गतिविधियों पर उसने पाबंदी लगा दी थी, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम अब इस किंगडम के चैप्टर को पढ़ते समय सभी किंगडम को बारी बारी समझेंगे। देखो ये क्या कहना चाहता है भाई, अब आपको मुझे पता है, अब आप लोग जूम करके देखोगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए पहले ही जूम कर देता हूं ताकि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना होने पाए। अब देखो जो कि बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को हमें इस इंटेंसिटी से पढ़ना है कि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब देखो इसका वेटेज क्या है, मैं अगर PYQ वगैरह की बात कर लूँ, मैं नीट के रिगार्डिंग अगर नीट के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर लूँ, तो जब भी नीट के पर्सपेक्टिव में आप बात करोगे बेटा तो इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। कहाँ पर, प्रीवियस ईयर के अंदर। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ लिया और इसके एग्जांपल्स को अगर आपने याद कर लिया तो एग्जाम में नीट के और CBSE के आपके कम से कम वहां पर 8 to 10 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, राइट। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, जब से हम लोगों ने देखा हुआ सिविलाइजेशन वगैरह, वहां पर क्या हुआ कि हम लोगों ने बार बार अटेम्प्ट किया किस चीज को, क्लासीफाई करना है। और किनको क्लासीफाई करना है, हमेशा क्लासीफाई करना लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब नॉन लिविंग को क्या करें, नॉन लिविंग को थोड़ा साइड में रख दो, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है भाई, इनको हम लोग इंस्टिंक्टिवली कुछ क्राइटेरिया लेकर के कर रहे होंगे, बासंतर साइंटिफिक वे में करते हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि कुछ हमको ऐसे कुछ यूज देखने को मिलते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना, फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो कुछ जो हमारे डेली लाइफ की चीजें जो हमको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान हमारी अल्टीमेट नीड है, ठीक है। तो हमको क्या काम करना है, हमको उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हम लोगों ने जो भी चीज़ हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री वगैरह में देखा होगा, जब सिविलाइजेशन वगैरह स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले किसी का प्राइमरी फोकस किस पे था, रोटी कपड़ा और मकान पे था। बात समझ आ रही है। तो देखो साइंटिफिक वे में या साइंटिफिक बेसिस पर जब जो हमारे प्रीवियस साइंटिस्ट वगैरह थे जिनका नाम था अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल वगैरह ने जो उसका बेसिस था उन्होंने बताया कि क्लासीफाई करना कैसे है, ठीक है। तो उन्होंने जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड यूज किया था बेटा वो कौन सा था, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। वापस से मार्फोलॉजिकल क्या होता है बेटा, तो एक्सटर्नल कैरेक्टर या एक्सटर्नल ट्रेड्स, एक्सटर्नल फीचर्स, उन्हीं को क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो जो अभी आपको बाहर से देखने में आप अपीयर या उसको जो भी बाहर कैरेक्टर अपीयर होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोल सकते हैं। उसी बेसिस पर उन्होंने क्या काम किया, प्लांट को क्लासीफाई किया किसके अंदर, तीन चीज के अंदर, एक ट्रीज के अंदर, बात समझ पा रहे हो, बड़े बड़े ट्रीज, दूसरा श्रब्स के अंदर यानी छोटे बड़े थोड़े पौधे जिनकी लेंथ थोड़ी कुछ हाइट तक थी लेकिन ये ट्रीज इतने बड़े नहीं थे, और तीसरा लास्ट में हर्ब्स। हर्ब्स क्या होता है, जो छोटे छोटे साग होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इनको क्या कहेंगे, हर्ब्स कहेंगे। यानी अरिस्टोटल ने प्लांट को मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, जिसको क्या कहा गया, ट्रीज, श्रब्स और लास्ट में हमारा हर्ब्स। बात समझ पा रहे हो। अब तुम एक चीज याद रखना बेटा,
हब्स, जैसे आपने प्रोडक्ट कोई आपने ऐड वगैरह देखा ही होगा, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस क्या काम करते हैं, ऐड करते रहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे हर्बल क्रीम है, हर्बल हेयर, हर्बल आपका शैम्पू वगैरह आ रहा है आजकल, जो फेस वॉश आ रहा है, यानी वो क्या है, उनकी हाइट वो पेड़ों से नहीं आ रहे, वो छोटे छोटे नॉर्मल बहुत छोटे साइज के प्लांट से उनको उनके एक ग्रेडियंट को निकाला जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, और उन्होंने एनिमल को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया था, जिनको क्या कहा गया है, एक को कहा गया रेड ब्लड और दूसरे को क्या कहा गया, दोज दैट डिड नॉट, यानी जिसके बाद में कोई ब्लड ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो उनको उन्होंने ब्लड के बेसिस पर क्लासीफाई कर दिया। अब जरा यहाँ पे एक चीज देखना कि इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली पढ़ना मोनेरा को है, फंजाई को है और वायरस वगैरह को पढ़ना है, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर आपके जैसे होंगे, प्लांट किंगडम को बिल्कुल अलग पढ़ना है और एनिमल किंगडम को बिल्कुल अलग पढ़ना है। थर्ड और फोर्थ चैप्टर आपका वही रहने वाला है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि जो किंगडम, जो वर्ड आया, ये किंगडम एक साथ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया था, इनिशियली 2 ही किंगडम थे। तो इस 2 किंगडम को किसने बताया था? केरोलस लिवियस साइंटिस्ट ने बताया था। और इनके प्रीवियस ईयर चैप्टर में आपने क्या क्या देखा था? 2 चीज देखा था। एक तो इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था, और इसको उन्होंने किस बुक में पब्लिश किया था? सिस्टेमा नेचुरी में किया था। बेटा ये सब आपको चीजें याद होनी चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो ये मैं नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये सब मैं पिछले के चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड के अंदर वहां पे पढ़ा रखा हूं, और इसका जो लिंक वगैरह मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको वहां से देख सकते हो। आगे देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला, केरोलस लिनियस के टाइम पे वहां पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि था प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया। बात समझ पा रहे? जैसे जैसे डेवलप होता गया सारे प्लांट और एनिमल वगैरह, तो उनको हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके अरेंज कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे यूकैरियोट्स थे और प्रोकैरियोट थे, और साथ में कुछ यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ अलग स्पेसिफिक टाइप के जैसे फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म वगैरह। तो इनको बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे कि किसको हम इन सब चीजों को किसके अंदर रखें, प्लांट के अंदर रखें या एनिमल के अंदर रखें, क्योंकि इन लोगों का फीचर अलग अलग था। समझ पा रहे हो? तो क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का था वो 2 किंगडम में करना शुरुआत लेवल में इजीली था, बट जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता गया, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ते चला गया, वहां पर इनको 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाई करके रखना बहुत मुश्किल था। इसीलिए क्या हुआ, डिड नॉट फॉल इनटू आइदर दैट कैटेगरी, यानी उन 2 कैटेगरी में नहीं आ रहा था, ठीक है। इसलिए जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का था वो ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाया, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, हम लोगों ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह की तरफ मूव आउट किया। देखो अब तुम एक चीज देखोगे कि स्लोली हम लोग इवॉल्व करेंगे किन चीजों को, 2 किंगडम से 3 किंगडम, 3 किंगडम से 4 किंगडम, 4 किंगडम से 5 किंगडम, ठीक है। जब आप देखते चले जाओगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्टीमेटली हमको क्लासिफिकेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, दूसरा क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताऊंगा वहां पर हाईलाइट कर लेना बेटा। देखो दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि इसके अलावा जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड थी किस चीज के लिए, वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, किन किन चीजों के हमें और फोकस बढ़ाना पड़ा अपना क्लासिफाई करने के लिए, सेल स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ा, नेचर ऑफ वॉल क्या है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और हैबिटेट, उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि कहीं ना कहीं फाइलोजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि यानी एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है तो उनको कहां पर रखना है, ठीक। इन सब फीचर्स को देख करके हमें पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन करना था। साथ में तुम देखोगे जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो किसके लिए था, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए था। और कुछ वहां पर सेवरल चेंजेस हमको ओवर द टाइम हमको देखने को मिले, जिसमें हम क्या देखते हैं कि प्लांट और एनिमल किंगडम के बाद में क्या दिखा है, कांस्टेंट ऑल डिफरेंट सिस्टम। समझ पा रहे हो, वहां पर अलग अलग वो डिफरेंट सिस्टम देखने को मिला। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप, यानी किस ग्रुप के अंदर हम किनको प्लेस करें, ये जो चेंजेस हो रहे थे लगातार, जिनका नंबर चेंज हो रहा था, उनका नेचर चेंज हो रहा था दूसरे किंगडम के साथ में, इसी चीज को समझने के लिए हमको डिफरेंटली यानी अलग अलग अप्रोच लगा करके डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने इस चीजों को समझाने की कोशिश करी थी, या उन्होंने उनको खुद ये चीजें डिफरेंट टाइम पर समझ आई थी। यानी अल्टीमेटली चैलेंज बढ़ते ही जा रहा था जितना ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा था। बात समझ आई भाई? अगली बात देखिए, अब देखिए इसके अंदर क्या है, बेसिकली जब हमारा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्लांट और एनिमल के अलावा भी कुछ किंगडम हमारे पास आते हैं जिनको कि बोला गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है। और इसके पहले बीच में हमारे पास में जो क्लासिफाई वगैरह कर रहे थे, हमारे क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो अलग अलग था, और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे देखा। बाद में हम लोगों ने क्राइटेरिया और देख लिया 2-4 कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सब के बेसिस पर भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को किया। बेंथम एंड हुकर का भी क्लासिफिकेशन एक बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी आएगा, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो बेटा,
यहां पर जो ये चीजें आ रही हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको बेटा यहीं पर हाईलाइट करना और यहाँ पर लिखना है क्या, PYQ। क्यों? क्योंकि यही पूछा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया हुआ था। यस, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया था एक बार। ठीक है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। ठीक, अब आगे देखो, इन्होंने प्रपोज किया हुआ है भाई। भाई तुम क्यों नाराज हो? देखो कोई बात नहीं, हम पर हमें परेशान नहीं होना है। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो किंगडम डिफाइन होता है उन्हीं के नेम के थ्रू। देखो जो उन्होंने डिफाइन किया था नाम कौन कौन सा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, पांचों हो गए हमारे। जो मेन क्राइटेरिया था इसको क्लासिफाई करने का यूज्ड बाय उनके द्वारा कौन सा था, इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर को भी इन्होंने इंक्लूड किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्होंने इंक्लूड किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन को, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को, इन सब चीजों के थ्रू उन्होंने क्या काम किया था, चीजों को क्लासिफाई किया था। अब चलो बेटा मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो जो ये कलर आपको भी ज़्यादा विजिबल नहीं होगा बेटा, तो मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इस कलर जगह मैं येलो कलर लगा लेता हूँ। देखो जो साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, इन्होंने क्या दिया बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब देखो जरा ध्यान से, ये R.H. विटेकर साइंटिस्ट है, साइड चलो। इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई। एक कैटेगरी ये हो गई, एक कैटेगरी ये हो गई भाई, एक कैटेगरी ये। देखो इसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसके थ्रू आपको चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल होंगी, याद कर पाओगे। समझ आ रही है? तो उन्होंने जो पहला किंगडम लिया था वो था मोनेरा। ठीक है, क्या नाम था भाई, देखो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी। भाई तुम कैसे चेंज हो गया तुम्हारा कलर, और एनिमिलिया के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। उनका जो कैटेगरी था वो कैटेगरी भी देख सकते हो, इससे यहाँ पर लिखा मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, जो उनका फीचर था वो इंपॉर्टेंट है बेटा। उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्या करके उन्हीं बेसिस पर उसको क्लासीफाई किया था। ठीक है, अब देखो जो 3 डोमेन सिस्टम था, 3 डोमेन सिस्टम जो था प्रपोज हुआ था, उसमें कौन कौन सा था। देखो आगे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूँ पहले इसका, और ये हमारा रहा लगा ब्लू कलर। ठीक है, ध्यान से देखो कि जो 3 के, भाई साफ हो जाओ, यस, द 3 डोमेन सिस्टम जो था वो भी प्रपोज किया गया था। वो डिवाइड किया था किसको, किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन के अंदर। बात समझ में आ रही है? लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, यानी जितने भी हमारे यूकैरियोट बचे हुए थे। तो आपको यूकैरियोट के बारे में पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, समझ पा रहे हो, और 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम वगैरह मिलते हैं। अब देखो इनको क्या बोला है, इनको 3rd डोमेन के अंदर रखा गया। देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेलिंग इन हायर क्लास। यानी जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया जाएगा, बशर्ते आप अभी क्लास 11 के अंदर, तो आपका फोकस होना चाहिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह के ऊपर। अब अगर मैं इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखूँ तो मैं क्या समझ सकता हूँ, जो इशू था और जो कंसिडरेशन हमको रख करके इन्फ्लुएंस हुए थे हम लोग किस चीज़ के लिए, क्लासिफिकेशन के सिस्टम को समझने के लिए। तो अर्लियर क्या था, देखो बेटा कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिले थे, जैसे क्या बोल रहा है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, फर्न को, जिम्नोस्पर्म को एंड एंजियोस्पर्म को किसके अंदर रखा गया था, प्लांट के अंदर रखा गया। तो आपको अभी बस ये याद रखना है कि किसको किसके अंदर रखा गया है, क्या होता है वो मैं 3rd चैप्टर के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज होती क्या है, फर्न क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया क्या है। देखो यहां पर क्या देखेंगे हम लोग, जो कैरेक्टर था that unified those this whole kingdom was that all the organism include had a cell wall in their cell, यानी इनको किस फीचर पे वहां पे कैटेगराइज किया था, वहां पर इनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट था, राइट। बिल्कुल एनसीईआरटी को अपने साथ लेकर बैठना, इसको वीडियो देखने के ऐसे मतलब स्किप करने की कोशिश मत करना, बिना एनसीईआरटी के हाईलाइटर रखना और हाईलाइट करते चलना जहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। देखो दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली क्या बोला डिफर्ड इन द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बाकी जो फीचर्स वगैरह थे वो चेंजेस हमको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। गायब मत हो जाना भाई, देखो थोड़ा इसको बड़ा करता हूं ताकि जल्दी से क्लीनिंग कर सके, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। देखो
इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। बात समझ आ रही है? तो इनको भी साथ के उसके अंदर ला करके रखा गया था। अगली चीज क्या है, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और मल्टी सेलुलर वंस को। क्या कहा गया भाई? फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए क्लेमाइडोमोनास एग्जांपल बड़ा हाईलाइट कर लो, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, इन दोनों को साथ में रखा गया था किसके अंदर? एल्गी के अंदर, ये बात याद रखना। और जो क्लासिफिकेशन था वो इतना ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं था कि हम वहाँ पे बता पाए कि कौन सा हेटरोट्रॉपिक ग्रुप है, जैसे हेटरोट्रॉपिक ग्रुप एग्जांपल फंजाई, और कौन सा ऑटोट्रॉपिक ग्रुप है जैसे कि ग्रीन प्लांट। दो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, वो सब क्या शो कर रहे थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस था उनके डायग्राम, उनके बॉडी के फीचर्स वगैरह के अंदर। देखो बेटा, जो नीचे वाली लाइन है आपको विजिबल नहीं हो रही होगी, इसलिए मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। हाँ यस, ये नीचे वाले को रहने देते हैं, बस थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको ये पेज समझ में आ जाए बस। देखो बेटा, लेटेस्ट एनसीईआरटी अपने पास रखना बेटा, बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है उसके अंदर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस भी हमको देखने को मिला था उनके वॉल्स के कंपोजिशन में, यानी जो फंजाई वगैरह का था, काइटिन वगैरह का बना था, बाकी अदर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट चीज़ों से फॉर्मेशन हुआ था उनके सेल वॉल का, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि हम लोगों ने उनके सेल वॉल के बेसिस पर, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर उनको अलग अलग जगह क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब जरा सा इस टेबल को देखो बेटा, ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि इस अकेले टेबल से कम 15 से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ लो, इसको याद करने की कोशिश कर लो, समझ जाओगे कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। एक एक वर्ड को मैं समझाता हूँ। देखो, जो यहाँ पर 5 इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इसको किसने दिया? आर एच विटेकर साइंटिस्ट ने दिया। किस बेसिस पे दिया था? कैरेक्टर्स के बेसिस। वो कैरेक्टर कौन कौन से थे? सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है सबसे पहले तो ये समझिए, क्योंकि बाकी की चीजें आपको पता होंगी। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज सेल वॉल, सेल वॉल मतलब कि एक्सटर्नल लेयर ऑफ द बॉडी, उसी को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियस यानी साइटोप्लाज्म के सेंटर में कहीं पर उनके बीच में जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ हमारा फ्लूइड, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलेंगे उसको, और साइटोप्लाज्म जो लेयर डिफ्रेंशिएट करती है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि पोरस होती है। वो पोरस क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर से बना हुआ एमआरएनए, वो सब आपको डेप्थ में देखो मैं जा रहा हूँ, वो वहाँ से बेसिकली इतना समझो कि कोई भी मटेरियल आएगा जो आगे चल करके साइटोप्लाज्म के अंदर आकर के प्रोटीन बनाता है, इसलिए वहाँ पर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा पोरस होता था। वो सब थोड़ा सा हाई क्लास का कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बॉडी किस चीज़ की बनी है? सेल की बनी है, टिश्यू की बनी है, ऑर्गन के सिस्टम का लेवल है, ठीक है। और देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो बेसिकली आप किसी चीज़ को जब खाते हो तो वहाँ पे आपको न्यूट्रिशन उससे मिलता है। बात समझ आ रही है? तो न्यूट्रिशन के बेसिकली और 5 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इंटेक ऑफ फूड, फर्स्ट कौन? इंटेक ऑफ फूड, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एसिमिलेशन, फोर्थ एसिमिलेशन है, और फिफ्थ हमारा ईजेशन है। इंटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, और मैंने उसका वो भी अभी मैं आपको डेप्थ में जाकर समझाऊंगा कि इसके लगभग 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो कि जो एसिमिलेशन वगैरह है, ईजेशन वगैरह है, वो सब सारी चीज़ें अलग अलग स्टेप्स में होंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा भाई? आपके बॉडी के अंदर एनर्जी वगैरह मिलती है, आपको यहाँ से उस एनर्जी से आप क्या करते हो? अपने बॉडी का ग्रोथ वगैरह करते हो, ठीक है। आगे जरा ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है कि जो 5 किंगडम के नाम क्या क्या थे? मोनेरा, पहला क्या होगा? मोनेरा, दूसरा क्या होगा? प्रोटिस्टा, तीसरा क्या होगा? फंजाई, चौथा प्लांटी, और लास्ट का एनिमिलिया। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है सेल वॉल के बारे में, सॉरी सेल टाइप के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, जेनेटिक मटेरियल उनका ऑल ओवर द सेल फैला हुआ है, उनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम मिल रहा है, जिसमें से 70S के अंदर आने वाला यस, ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं क्या होता है उस 70S के अंदर। मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये जो S होता है आपने कभी इस पर फोकस नहीं किया कि ये बेसिकली S होता क्या है। ये होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर प्रकाश डाला था कि वहाँ पर जो प्रोटीन वगैरह हमको मिल रही है उसका रोटेशन पर मिनट उसके उसी यूनिट के बेसिस पे इसको S वर्ड से डिनोट करते हैं। बात समझ आ रही है? आगे जरा ध्यान समझो। तो मोनेरा के अंदर क्या था? प्रोकैरियोटिक था। इनका जो सेल वॉल था किसी का बना था? नॉन सेलुलोजिक, यानी बेसिकली किसका होगा? पॉलीसैकेराइड का। दूसरा साथ में क्या होगा? अमीनो एसिड, ठीक है। ये उनका कंपोजिशन था
मोनेरा क्या, सेल वॉल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर क्या होगा, अब्सेंट। क्यों? क्योंकि वो कैसा उसका नेचर है, प्रोकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जाहिर सी बात है कैसा होगा, सेलुलर लेवल का होगा। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर दो चीजें बता रहा है, एक तो कीमोसिंथेटिक है और एक फोटोसिंथेटिक है, यानी जो फूड अपना स्वयं बना ले खुद से। ये नहीं कि हम जाके किचन में मैगी बना लिया और कहते यस आई एम ऑटोट्रॉपिक। वो आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो बेटा। अपना खाना खुद बना लेना, ये ऑटोट्रॉपिक का फीचर इंसानों के टर्म्स में नहीं आएगा। इंसान हमेशा किसी दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जैसे हम लोग अपने मदर के ऊपर डिपेंडेंट है ना बेटा। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट अपना खाना स्वयं बना ले, या तो लाइट के प्रेजेंस में या तो केमिकल्स के प्रेजेंस में, तो उस तरह को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ पे जो हमारा मोनेरा कैसा था, ऑटोट्रॉपिक था। दूसरा वो ऑटोट्रॉपिक के साथ में क्या है, हेटरोट्रॉपिक भी है, यानी वो अपना फूड जो दूसरे से भी ले सकता है, इसीलिए उसको क्या बोल रहा है, हेटरोट्रॉपिक बोल रहा है। दो एग्जांपल दिया बेटा, एक तो सैप्रोफिटिक लिखा हुआ है और एक पैरासिटिक लिखा हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सैप्रोफिटिक का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसको न्यूट्रिशन चाहिए दूसरे को डिपेंडेंट होगा, तो हेटरोट्रॉपिक है। तो सैप्रोफिटिक में क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट, डिकेइंग मैटर के ऊपर। वापस से, when the organism is depending upon the dead and decaying organism, the dead and decaying object, dead and decaying matter, उसको क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट बोलेंगे। और in case when the organism is dependent upon the host which is living in nature, उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। डिफरेंस क्लियर हुआ? बिल्कुल बेटा, इस डिफरेंस को क्लियर करके दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं भाई हम लोग क्या बोल रहा है। प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे फीचर हम लोग को देखना है। प्रोटिस्टा का बेटा नेचर कैसा होगा, आप देखो उस सेल के अंदर थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, जिसको क्या बन गया, ये यूकैरियोटिक। यहाँ के अंदर कुछ कुछ के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिल जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका नेचर कैसा है, यूकैरियोटिक है। बॉडी अभी भी कैसा है, सेलुलर ही है, ठीक है। बट उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह प्रेजेंट हो चुका है। ये कैसे है, ऑटोट्रॉपिक है, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और साथ में कुछ टाइम पर ये हेटरोट्रॉपिक भी देखने को मिलते थे। फंजाई वगैरह के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, फंजाई यूकैरियोटिक होंगे और इनका जो सेल वॉल प्रेजेंट था वो काइटिन का बना हुआ था, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होगी क्योंकि इसका नेचर कैसा है, यूकैरियोटिक है। मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, यानी जब ग्रुपिंग करके सेल टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल आर कॉल्ड द टिश्यू। वो हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फंजाई वगैरह के देखने को अंदर मिल रहा है। साथ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बेटा, हेटेरोट्रॉपिक, यानी ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं। वापस से, व्हाट इज सैप्रोफिटिक, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडिंग अपॉन द डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक बोलते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, किसी होस्ट के ऊपर, और वो होस्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, मरा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो पैरासाइट भी मर जाए, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के बाद में उसके बॉडी जो मर जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या बन जाएगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर बन जाएगा। बात समझा रही है? अगला देखते हैं बेटा, प्लांटी यूकैरियोटिक होता है, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसका सेल वॉल के अंदर, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर टिश्यू भी देखने को मिल जाता है किसी किसी प्लांट के अंदर। और थोड़ा और इवॉल्व होने पर वहाँ पर ऑर्गन वगैरह का भी फॉर्मेशन होता है। यानी वापस से ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन टिश्यू से, सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला, ये ऑटोट्रॉपिक होंगे और होलोजोइक होंगे। मतलब होलोजोइक मतलब क्या, जैसे वो कंप्लीट जिनका डाइजेशन हो जाए, और साथ में और क्या बोल रहा है भाई, फोटोसिंथेटिक भी है। फोटोसिंथेटिक मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड वगैरह करेंगे। और समटाइम कुछ प्लांट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो इंसेक्टिवोरस इन नेचर होते हैं, यानी इंटेक करते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म का, या उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। कंप्लीटली डाइजेस्ट कर जाएंगे उसको, इंटर डाइजेशन वगैरह उसके बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक। इंसेक्टिवरस प्लांट वगैरह के अंदर देखने को मिल जाता है जनरली। और अपना फूड ये सनलाइट के प्रेजेंस में भी बना सकते हैं क्लोरोफिल का हेल्प लेकर के। लास्ट बचता हमारा एनिमिलिया। एनिमिलिया बनता है यूकैरियोटिक सेल से। यहाँ पर कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। ये बेसिकली आप क्लास 10th के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस आप बहुत अच्छे से पढ़ करके आए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाहिर सी बात है प्रेजेंट होगा एनिमल सेल के अंदर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। यानी देखो एक सेल, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे क्या बनाएगा, टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, एक ऑर्गन बनाएगा। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के आपस में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल समझे बेटा, एग्जाम्पल इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखो स्टमक भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ओइसोफेगस यानी फूड पाइप हमारा, माउथ, टंग, ये सब एक एक ऑर्गन है। लेकिन ये सारे ऑर्गन मिलकर के आपके बॉडी के अंदर क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और उसी सिस्टम को क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने इसका एग्जांपल किसका लिया है, ह्यूमंस का लिया है, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, एनिमल, ठीक है। और ये हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं और सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ठीक है।
तो हमको एनिमल देखने को समझ आया और पूरे तरीके से हम लोगों ने स्टेबल को कंक्लूड कर लिया। तो बेटा स्टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि स्टेबल के अंदर ही बहुत सारा चीज था जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा कि किंगडम मोनेरा क्या होता है। किंगडम मोनेरा क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम इन मोनेरा। यानी कि जनरली अगर मुझे कोई पूछ ले कि बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है, तो मैं क्या कहूंगा, किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। बात समझ आई? याद कर लो बेटा, ठीक है। बोल रहा है कि तुम लोग कहोगे सर कितना चीज याद करें, हम कंप्यूटर का दिमाग नहीं है, हम भारी भारी चीजें आप बोलते हो, हर बार 5 मिनट बोल रहे हो बेटा याद कर लो याद कर लो। देखो कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करो। कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर रहेगा, रिवीजन रहेगा, स्टैटिक आपको बहुत अच्छे से कमांड, आपको कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। और बायोलॉजी में बच्चों का जो मार्क्स कम आता है, स्कोर कम आता है, उसके पीछे एक ही रीजन, कई प्रॉब्लम आती है। इसका रीजन क्या है? रिवीजन की कमी। The lack of the revision, the less will be the number. The high will be the revision, the high will be the number. Not high will be the marks. There is a certain difference between number and marks. So that's why paper always written maximum marks. So you have to try the gaining good marks in your exam, right? आगे देखो बेटा, there are the most abundant microorganism, यानी इस धरती के अंदर इतने ज्यादा बैक्टीरिया है, क्या ही कहूँ। बैक्टीरिया हर जगह मिल जाएंगे, और अगर कोई चीज हर जगह मिलती है तो उसके लिए हम एक वर्ड लगाते हैं जिसको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर यानी सर्वव्यापी। इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है? सर्वव्यापी। इसका मतलब हर जगह व्याप्त। व्याप्त मतलब जो प्रेजेंट हो, और क्या प्रेजेंट होगा हर जगह? बैक्टीरिया। बात समझ आ रही है? मिलियंस के अंदर एक मुट्ठी आप मिट्टी उठा लो, उसके अंदर 1 मिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया होंगे बेटा। ठीक है, बोला हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी हाथों में आपको बहुत ज्यादा बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। अब इनका क्या भाई, ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, जहां पर एक नॉर्मल इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड स्नो में, बर्फ में अगर आपको छोड़ दूं तो मैं ठिठुरन के मारे ठिठुर के मर जाओगे। ठीक है, और डीप ओशन वगैरह जहां पर कुछ ही अदर लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर सकते हैं, ये बैक्टीरिया वहां पर भी सर्वाइव कर जाएंगे। यानी बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया नहीं भगवान हो गया है, ये तो हर जगह जिंदा रह जा रहा है। समझ पा रहे हो? और उसमें से क्या होता है, मेनी ऑफ देम लिविंग इन अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट, यानी सम टाइम ये पैरासाइट के तौर पे भी देखने को मिल जाते हैं। अब आगे जरा ध्यान से देखना बेटा, बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया। किस बेसिस पर? बेस्ड ऑन दियर शेप। तो बेटा शेप के बेसिस पे हमेशा याद रखोगे आप, बैक्टीरिया को कितने क्लास के अंदर डिवाइड किया गया? 4। आपको मैं समझाता हूं। देखो पहला कौन सा है? स्फेरिकल। इज देयर एन एग्जांपल? यस बेटा, आई हैव एन एग्जांपल। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों देखो, ये क्या कर रहा है अभी? स्माइल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है। तो हाँ, अरे यस कैमरा में आ जाओ। यस, देखो ये क्या कर रहा है अभी? स्माइल कर रहा है। ठीक है, आप भी स्माइल करो। देखो इसका जो शेप है वो कैसा शेप है? वो पूरा का पूरा स्फेरिकल है। बात समझ पा रहे हो? यानी अगर कोई स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होगा तो वहां पर वर्ड क्या आएगा? कोकाई। कोकाई वर्ड कैसा है? प्लूरल है। सिंगल वर्ड क्या होगा? कॉकस। सिंगल वर्ड क्या होगा? कॉकस। ये देखो हमारे हाथ में क्या है? कॉकस। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। व्हेनेवर द शेप ऑफ बैक्टीरिया इज स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब होता है क्या? बॉल लाइक, पूरी तरीके से गोल। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर को कॉकस। एग्जांपल बेटा, एक एग्जांपल नोट कर लो। एग्जांपल कौन सा जगह? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उस बैक्टीरिया से क्या होता है? हमें निमोनिया डिजीज होता है, तो उसके अंदर नाम क्या रहा है? कॉकस। इसका मतलब उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। देख लो इस डायग्राम को, देखो। दूसरा, अगर रॉड शेप होगा बेटा, कैसा होगा? रॉड शेप। कोई रॉड शेप हमारे क्लास में अवेलेबल है? यस बेटा, यस। देखो मैं ऑब्जेक्ट लेकर के आता हूं आपके सामने। चलो बेटा मंजुला, आज मैं वो वाला नहीं उठाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज कैमरा का एंगल थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। देखो ये क्या है? एक रॉड लाइक है। कैसा है ये? रॉड लाइक है। तो जब भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रॉड शेप वाले बैक्टीरिया क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसिलस। प्लूरल को क्या कहेंगे? बैसिलाई। क्या हमको दैनिक जीवन में कहीं देखने को मिल सकता है? यस बेटा, यस, बिल्कुल। दूध से जो दही बनता है उसके अंदर, दूध के अंदर मिलता है लैक्टोज शुगर। दूध के अंदर क्या मिलता है? लैक्टोज शुगर मिलता है। और दूसरी चीज, उसी दूध से अगर हम लोग जब दही बना देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है। और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या प्रेजेंट हो भैया? बोलो, लैक्टोबैसिलस। यानी रॉड शेप की बैक्टीरिया जिसने दूध को दही में बदल दिया। और साथ में बेटा एक बार और, जो दूध को दही बनाने के लिए जो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा अमाउंट दही का ऐड किया था, उसको क्या कहते हैं? इनोकुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनोकुलम। शुद्ध हिंदी में, देसी भाषा में उसको जोरन कहते हैं, जमावट कहते हैं। अपनी मदर से पूछेंगे तो आपको बहुत सारा टर्म्स बताएंगी वो। ठीक है,
तो आप उनको क्या बताओगे, मम्मी वो सब वो जोरन वोरन नहीं होता है, वो बेसिकली इनोकुलम होता है जिसके अंदर रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। मम्मा को भी हमने बता देना। तो अगर कॉमा शेप का हो, कॉमा मतलब देखो ऐसे तो होता है कॉमा, ठीक है, बड़ा सा जूम कर दिया हूं, कॉमा देखने में कॉमा लग रहा है, कॉमा नहीं तो वायरस ही लगने लगा है। देखो कॉमा में बेसिकली कैसा होता है बेटा, देखो ये रहा तुम्हारा कॉमा। उम्मीद आपको वहां पर स्क्रीन पर बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा हो। देखो ये कॉमा देख पा रहे हो, तो अगर ये अच्छा दिख रहा है, अगर ये जो कॉमा शेप का बैक्टीरिया अगर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, विब्रियम। सिंगुलर को क्या बोलेंगे, विब्रियम। प्लूरल को क्या बोलेंगे, विब्रियो। तो विब्रियो कॉलराई एक स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की जिससे कॉलरा डिजीज होता है। क्या होता है बेटा, कॉलरा डिजीज होता है। तो बेटा देखो ये स्माइल कर रहा है, तुम लोग भी स्माइल के साथ में पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि वो भी इसी तरीके का बहुत मोटिवेशनल और अच्छे सेशन को अटेंड करे, बायोलॉजी वाला से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करे। बात समझ आ रही बेटा। देखो सभी बच्चे क्या होता है कि इस टाइम पे जनरली वो अपने स्कूल से आ जाते हैं, मैं इसीलिए इस टाइम को क्लास रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप अपने घर में जहाँ कहीं घूम फिर करके आने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो बस इस चैनल को, बायोलॉजी वाला चैनल को खोल लो, अपने साथ एनसीईआरटी लेकर के बैठ जाओ और लाइन बाय लाइन इस एनसीईआरटी के टफेस्ट और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को मैं बिल्कुल आसानी से आपको सिंपल देसी लाइफ एग्जाम्पल के साथ में आपको कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो ट्रस्ट योर बायोलॉजी वाला, और हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते चलेंगे। देखो बेटा अब क्या बोल रहा है, अच्छा ओ कोई बात नहीं लग रहा है मुझे। तो बेसिकली यहाँ पर वो बता रखा है कि जो ग्रीन प्लांट वगैरह सेलुलोजिक वगैरह वॉल वगैरह थी, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या बताने की कोशिश करी, मुझे लग रहा है एक स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है क्या, अच्छा ठीक है, ये वहाँ की स्लाइड है बेटा, तो हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा आज यहीं तक नहीं, यहाँ इसको कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, ध्यान से। क्या बोल रहा है कि उनके जो वॉल वगैरह होते हैं ग्रीन प्लांट के पास में कैसा होगा, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। सच कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर फंजाई आर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, यानी फंजाई को इसमें कर दिया गया सेपरेट किंगडम में, उसको क्या हो गया, किंगडम फंजाई नाम हो गया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको टुगेदर किसके अंदर रखा गया था, मोनेरा के अंदर रखा गया था, ठीक। जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किसके अंदर रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर। तो आप साइड में एक टेबल बना लो और वहां पे लिख दो कि किसके अंदर किसको रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा को साथ में रखा गया किसके लिए, क्लेमाइडोमोनास के साथ में, क्लोरेला के साथ में, जिसको कि पहले किसके अंदर रखा गया था, एल्गी के अंदर रखा गया था विथ प्लांट, जबकि दोनों के पास में क्या है, सेल वॉल है, यानी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से उसको अलग प्रोटिस्टा वगैरह के अंदर रखा गया है। और उसके साथ में कौन है भाई, पैरामीशियम है, ठीक है, अमीबा है, जिसको कि पहले किसके अंदर रखा गया था, सेल वॉल ना होने की वजह से इसको एनिमल वगैरह के अंदर रखा गया था। यानी हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे ही नहीं बल्कि हमें बहुत सारा फीचर देखना पड़ता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी प्लेस में रखने के लिए। बात समझ आ रही है। आगे जरा देखो क्या बोल रहा है, इट हैज पुट टुगेदर विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। तो हुआ क्या कि बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन चेंज, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ही क्राइटेरिया नहीं है बेटा। बात समझ आ रही है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस, ये क्या होगा फ्यूचर में भाई, डिपेंडिंग होता है कि इंप्रूवमेंट कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स का फीचर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के एक दूसरे से कैसे वो लिंक है, उनका एवोल्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ है, साथ में सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और जब हम बार बार देखते चले गए तो इससे क्या हुआ कि हम केवल मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज के बेसिस पर नहीं, बट आल्सो हम लोग फाइलोजेनेटिक, जो मैं पिछले भी थोड़ी टाइम पहले बोल रहा था वर्ड, उसके बेसिस पर यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर भी हम लोगों को क्लासीफाई किए। बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे देखो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि किंगडम मोनेरा का, प्रोटिस्टा का और फंजाई का जो क्लासिफिकेशन विटेकर साहब ने किया हुआ है उसके अंदर क्या क्या फीचर उन्होंने किस बेसिस पर उन्होंने उसका क्लासीफाई किया हुआ था। किंगडम प्लांटी एनिमिलिया को देखो, एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आराम से, परेशान होने की बात वहां पर नहीं है। देखो ये क्या है, अभी हम लोग आगे जब हमारा डायग्राम आएगा तो मैं वहां पे समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा हम लोग अभी मोनेरा पढ़ रहे थे, आई थिंक कि ठीक है, ये सब तो वही है, किंगडम फंजाई आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये सारा स्लाइड सही है। और इस तरह से हमारा चैप्टर भी हो जाएगा, लगभग स्लोली कंप्लीट हो जाएगा। एक बार देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, यस देखो बच्चे यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोग को, ये जो चीज़ें आपको दे रखी हैं, मैं एक बार वापस से देखो यहाँ पे हमारा मोनेरा हम लोगों ने पढ़ा अभी, ठीक है। मोनेरा के बारे में अभी हम लोग को 2-3 चीज़ इसमें देखनी है, आई थिंक इस स्लाइड में इसमें छूट गया है, इसमें है नहीं क्योंकि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ये यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को हम लोग इसमें डेप्थ में जाकर के पढ़ना है मोनेरा वगैरह के बारे में, साथ इसमें स्लाइड में है नहीं, और अगले स्लाइड में जब हम लोग का होगा तो उसमें मैं ऐड करवा दूंगा मैं, तो बिल्कुल परेशान मत हो। देखो आज हम लोगों ने समझा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया, टेबल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। इन सब सारी चीज़ें जो भी हम लोगों ने देखी है
इसको बहुत अच्छे से बेटा अपने एनसीईआरटी वगैरह को लेकर के, और बैक्टीरिया का कुछ हम लोगों ने सेप वगैरह के बारे में देखा है, तो इन सब सारी चीज़ों को बेटा बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे, ताकि हम लोग जब भी अगला सेशन इस चैप्टर का पार्ट सेकंड बनेगा तो उसके अंदर सारी चीज़ें हम लोग आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको अभी तक का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से जुड़े रहो बेटा। देखो एक चैप्टर को एक वे में ना पढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि जो बच्चे, अगर मैं एक वीडियो को 2 घंटे 3 घंटे का लंबा कर दूं तो उनको बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है, एक बार में पढ़ते नहीं है। सम टाइम अगर वो पार्ट करके रहेगा 30 40 करके मिनट रहेगा, तो आप उसको स्लोली आपको लोड भी नहीं लेगा, और स्लोली आप उसको कंप्लीट भी कर लोगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम 1 शॉट भी बनाएंगे और एक बार में एक चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। बिल्कुल परेशान मत हो, लगातार नियमित तौर पर पढ़ाई करते रहो, और हम लोग इस तरीके से पूरे एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। बस जस्ट ट्रस्ट योर बायोलॉजी वाला, और हम लोग बहुत अच्छा एक बार अपने पेपर के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। और देखो जो अभी करंट सिचुएशन में करंट कंट्री के अंदर देखने को मिल रही है, उसमें बस इतनी सी मैं बात कहना चाहूँगा बेटा। देखो जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित रहो, और पढ़ाई अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। बाकी देश के जो हायर प्रोफाइल लोग हैं वो तो क्या कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है। बशर्ते जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट बिलीव इन गॉड्स, एंड गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। क्योंकि बिकॉज मैं भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ मेरे मन का नहीं होता तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे मन का नहीं हो रहा है इसका मतलब किसके मन का हो रहा होगा, भगवान के मन का हो रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान। एक्चुअली आई एम ऑल्सो बिलीविंग इन गॉड्स प्लान, so just love yourself and शुक्राना अलविदा मासालामा, take care and do whatever you want to do which makes you happy, because ultimately आपको happy रहना है बेटा, which is the toughest task in the current era of 2026। क्योंकि आज के टाइम में देख रहा हूँ ना, सब बंदे परेशान ही है भाई। तुम लोग खुश रहो, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको आज का सेशन भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेटा इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो दबा करके एकदम, ताकि आप सभी लोग अभी अगला जो वीडियो अगर आए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।